चलिए, तो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8। और इसका कंटेंट क्या है अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विस सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, पोस्ट ऑफिस का और आरएमएस का जो डिफरेंट सुपरवाइजरी ऑफिसर है उन लोगों का क्या ड्यूटीज़ है, इसके बारे में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8 में बताया गया। अब ये जो डिफरेंट ऑफिसर्स है इसके भीतर कौन कौन आएंगे, है ना। तो अगर हम देखें तो इसके भीतर हेड ऑफ सर्किल का ड्यूटी हमको पढ़ना पड़ेगा, इसमें सुपरिटेंडेंट का क्या ड्यूटी है हमको पढ़ना पड़ेगा, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिशियस जो होता है आईपी जो आप बनने वाले हैं उनका क्या ड्यूटी है पढ़ना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आपका ओवरशियर का क्या ड्यूटी है, टाउन इंस्पेक्टर का क्या ड्यूटी है, जो हमारा एएसपी या आईपी रेलवे मेल सर्विसेज में काम करते हैं उनका क्या ड्यूटी है, स्टॉक डिपो में क्या क्या रोल रहता है, आपका रिटर्न लेटर ऑफिस का क्या रोल रहता है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे चर्चा किया गया। तो बेसिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हेड ऑफ सर्किल का जो ड्यूटीज़ है वहाँ से कुछ सवाल आ सकता है, सुपरिटेंडेंट का ड्यूटी से कुछ आ सकता है, इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस का ड्यूटी से हमको सवाल पूछा जा सकता है ना। तो इम्पोर्टेंट बातें सारा हमारा यहाँ पे बताया गया। आपको यही से मिल जाएगा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कैश बैलेंस को ऑफिस का फिक्स करते हैं, उसका आइडिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो इस बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस जगह से ही मिल जाएगा। तो इसका टोटल अगर देखेंगे तो टोटल इसको 10 चैप्टर में बांटा गया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सारा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और इसका पहला चैप्टर जो है वो है आपका हेड ऑफ सर्किल का ड्यूटी। तो आज हम लोग पहले शुरू करेंगे हेड ऑफ सर्किल का क्या ड्यूटी है वहाँ से, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8। इसका कंटेंट हमने क्या देखा फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बता दीजिए। इसका कंटेंट क्या देखा, वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए क्या वॉल्यूम ब्रेक हो रहा है। अभी ठीक है, थोड़ा हो रहा है, अभी ठीक है क्या। एक्चुअली बारिश भी बहुत हो रहा है ना, उस कारण से हो सकता है कि थोड़ा वॉल्यूम का इशू रहे। चलिए इसको मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। चलिए अभी साउंड क्लियर है, चलेगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसको हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया, तो पहले जब हेड ऑफ सर्किल का ड्यूटी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा हेड ऑफ सर्किल कौन होता है उसको भी डिफाइन किया गया। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हेड ऑफ सर्किल कौन होता है उसको भी डिफाइन किया गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, द टर्म हेड ऑफ सर्किल मीन्स चीफ ऑफिसर इन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्किल एंड इंक्लूड पोस्ट मास्टर जनरल डायरेक्टर। पोस्ट मास्टर जनरल और डायरेक्टर इन लोगों को भी हेड ऑफ सर्किल के डेफिनेशन के भीतर लिया गया है। तो यहाँ पे जब जो ड्यूटी हम देखेंगे उसके भीतर क्या क्या कवर होगा, तो जो हेड ऑफ सर्किल है उनका कवर होगा, जो हमारा पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं पीएमजी होते हैं वो कवर होगा, और इसके साथ डायरेक्टर जो होते हैं वो भी कवर होगा। तो हेड ऑफ सर्किल के भीतर यहाँ पे सारा चीज़ कवर होगा। जब हम लोग सुपरिटेंडेंट का ड्यूटी देखेंगे तो सुपरिटेंडेंट इंक्लूड्स सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, है ना। तो जब सुपरिटेंडेंट के बारे में हम देखेंगे तो उसके भीतर सीनियर सुपरिटेंडेंट जो है वो भी हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो पहले ये डिफाइन किया गया कि हेड ऑफ सर्किल कौन होगा, उसके बाद हेड ऑफ सर्किल का एक एक करके जो डिफरेंट ड्यूटी है उसके बारे में बताया गया। जैसे एक ड्यूटी है जो स्टॉक डिपो होता है, उस स्टॉक डिपो का इंस्पेक्शन, है ना, स्टॉक डिपो का इंस्पेक्शन क्या बोला गया इसमें, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। बोला गया द एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक डिपो शैल बी डन बाय हेड ऑफ सर्किल और डायरेक्टर पोस्टल सर्विस। तो जो हमारा डीपीएस हेडक्वार्टर रहते हैं या जो हमारा हेड ऑफ सर्किल रहते हैं, स्टॉक डिपो जो रहता है उसका जो एनुअल इंस्पेक्शन होता है वो इन लोगों को करना रहता है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स शैल बी डन इन असिस्टेंस ऑफ असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ स्टॉक डिपो एंड इंस्पेक्टर अटैच टू सर्किल ऑफिस।
है ना। तो जब हम स्टॉक डिपो का इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे, स्टॉक डिपो बोला मतलब यहाँ पे आप पीएचडी सीएचडी दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो जब हम इसका इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो इंस्पेक्शन में मदद कौन करेगा, है ना। तो इंस्पेक्शन तो करेगा हेड ऑफ सर्किल और डीपीएस। मदद करने के लिए जो एपीएमजी है वो जा सकते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो जा सकते हैं, सर्किल ऑफिस में जो डिफरेंट इंस्पेक्टर अटैच्ड है वो जा सकता है। इसके साथ स्टॉक डिपो का जो इंचार्ज है उनका असिस्टेंस भी लिया जा सकता है। तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे बताया गया इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक डिपो। अगला क्या बताया गया, इंस्पेक्शन ऑफ ओन ऑफिस। ओन ऑफिस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम सर्किल ऑफिस का बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारा हेड ऑफ सर्किल इंचार्ज होगा सर्किल ऑफिस का। तो यहाँ पे उनका ऑफिस कौन इंस्पेक्ट करेगा, तो उसके बारे में बताया गया। बोला कि हेड ऑफ सर्किल मस्ट इंस्पेक्ट हिज ओन ऑफिस ऑन्स इन ए ईयर एंड सबमिट द रिपोर्ट टू डायरेक्टर जनरल पोस्ट, है ना। तो जो डीजी पोस्ट है उनके पास रिपोर्ट सबमिट करेगा और साल में एक बार जो है अपना ऑफिस का इंस्पेक्शन करेगा। आगे क्या बोला गया, बोला कि विजिट ऑफ ऑफिसेस सेक्शन एंड मेल ऑफिस मेल लाइंस, है ना। तो हेड ऑफ सर्किल का काम रहता है उनके अंडर में सर्किल में जितना सारा ऑफिसेस है सबका समय समय पे विजिट करे। तो क्या बोला गया, द हेड ऑफिसेस प्रिंसिपल मेल लाइंस एज वेल एज शॉर्टिंग मेल लाइंस सेक्शंस इन द सर्किल शुड बी विजिटेड बाय हेड ऑफ सर्किल एज ऑफन एज कन्वीनियंट, है ना। तो जो कन्वीनियंट हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट बोला नहीं गया कि आपको ये करना ही करना है। उनको बोला गया जितना कन्वीनियंट होगा आप क्या करिए, जो डिफरेंट हेड ऑफिसेस है, इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेस है, मेल लाइंस है, सेक्शंस है, शॉर्टिंग मेल ऑफिस है, टीएमओज है, एसएमओज है, तो सबको आप एज पर कन्वीनियंट उसको विजिट करिए, है ना। फिर क्या बोला गया, पोस्ट मास्टर जनरल शुड विजिट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यहाँ पे पोस्ट मास्टर जनरल का मतलब हेड ऑफ सर्किल भी आ गया। हेड ऑफ सर्किल शुड विजिट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एटलीस्ट ऑन्स इन 2 years। तो उनके अंडर में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिविजनल हेड होता है उनका ऑफिस जो है एटलीस्ट 2 साल में एक बार जो है वो आपका भेंट करे विजिट करेगा, है ना। पोस्ट मास्टर जनरल शुड विजिट ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एटलीस्ट वंस इन 2 years, है ना। तो एटलीस्ट 2 साल में एक बार जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा या डिवीजन का हेडक्वार्टर होगा उसको विजिट करेंगे। तो ये कभी कभी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको कितने दिन में विजिट करेगा, है ना। ये फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा सकता है कि 2 साल में एक बार एटलीस्ट ये विजिट जो है होना चाहिए। अपना ऑफिस कब कब इंस्पेक्ट करेगा, तो ऑन्स इन ए ईयर जो है अपना ऑफिस इंस्पेक्ट करेगा। जो हमारा स्टॉक डिपो वगैरह है तो उसका कब इंस्पेक्शन होगा, उसका इंस्पेक्शन एनुअल होगा। मदद कौन कौन करेंगे, तो एपीएमजी कर सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है ना। तो सब लोग उनको मदद कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर है, इसके भीतर कोई डाउट। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब एग्जामिनेशन ऑफ डायरीज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो सुपरिटेंडेंट होता है उनको अपना डायरी सबमिट करना होता है ना। तो कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, तो बोला गया जनरल ऑन जो है इस फॉर्मेट में उनको ये डायरी जो है सबमिट करना रहता है ना। और हेड ऑफ सर्किल मस्ट पर्सनली चेक द डायरीज ऑफ सुपरिटेंडेंट, है ना। उनको ये हेड ऑफ सर्किल को क्या करना रहता है, सुपरिटेंडेंट का जो डायरी है उनको अपने से चेक करना रहता है। और इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई बताइएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बस 1 मिनट टाइम दीजिए इसको यहाँ से। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कौन बताएगा। चलिए कहाँ गया इसको, इधर से। इसका वीकली सबमिट किया जाता है, बिल्कुल। 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको। सर्च करने का है, नहीं दे रहा है सूरज। कहाँ गया, उसे ढूंढो, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम। अरे बाप रे, बस थोड़ा सा ये करिए। सुपरिटेंडेंट का ड्यूटी कहाँ गया,
बस 1 मिनट का वेट करिए। यहाँ पे जब आप देखिएगा पेज नंबर, आप एक्चुअली अगर हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 8 खोल ले तो इसी के भीतर आपका दिया हुआ है रूल नंबर 196। आगे हम लोग इसको देखेंगे, रूल नंबर 196 जहाँ पे बोला गया रिटर्न सबमिटेड बाय सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट को कौन सा रिटर्न जो है सबमिट करना रहता है। उसके भीतर एक है सुपरिटेंडेंट का डायरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल 1। इसको सबमिट किया जाता है 1, 8, 16 और 24, है ना, याद रहेगा। तो सुपरिटेंडेंट का जो डायरी होता है इसको कब कब सबमिट किया जाता है बताइए एक बार फटाफट से। सुपरिटेंडेंट का डायरी जो है यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 196 में। अरे अरे 196 कहाँ गया, सॉरी पेज नंबर नहीं, ये रूल नंबर 196 है, ठीक है। रूल नंबर 196 तो इधर से खुल नहीं रहा है। चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बट एक बार आप याद रहेगा ना तो बाद में आपको आसानी होगा उसको देखने में। हाँ, ये वाला आप देख सकते हैं, रूल नंबर है 196, जहाँ पे बोला गया रिटर्न सबमिटेड बाय सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट को कौन सा रिटर्न सबमिट करना रहेगा। उसके भीतर पहला रिटर्न क्या है, डायरी, ठीक है। तो डायरी का फॉर्म नंबर आप याद कर लीजिए, जनरल 1, है ना। और इसको सबमिट कब कब करना है, तो 1, 8, 16 और 24 इन ईच मंथ, है ना। तो हमको याद रखना रहेगा कि इसको 1 तारीख को, 8 तारीख को, 16 तारीख को और 24 तारीख को हर एक महीने का सबमिट करना रहता है। किसके पास सबमिट करना रहता है, हेड ऑफ सर्किल के पास। यहाँ पे पीरियडिसिटी मंथली लिखा हुआ है, बट ये मंथली नहीं है, ये वीकली होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको डेट ऑफ सबमिशन कब कब है, 1, 8, 16 और 24, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कि इनको जो डायरी है 1, 8, 16 और 24 को इसके पास आता है, हेड ऑफ सर्किल के पास आता है, ठीक है। फॉर्म नंबर कौन सा है एक बार बता दीजिए फटाफट से, कौन सा फॉर्म नंबर है, जनरल 1, है ना, GENL1, जनरल 1 जो है इस फॉर्म पे आपका इसको मेंटेन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोला गया, एग्जामिनेशन ऑफ कॉपीज ऑफ पनिशमेंट रजिस्टर। अब देखिए हर एक डिवीजन में एक पनिशमेंट रजिस्टर रखा जाता है, हर एक डिवीजन में एक पनिशमेंट रजिस्टर रखा जाता है। फॉर्मेट क्या है, APP 32A, APP 32A। इसका रिटर्न कब सबमिट किया जाता है, तो बोला कि 10th ऑफ ईच मंथ, है ना। इसका भी रिटर्न सबमिट किया जाता है हेड ऑफ सर्किल के पास 10th ऑफ ईच मंथ, हर महीने में एक बार इसका रिटर्न सबमिट किया जाता है। और हेड ऑफ सर्किल का ये भी ड्यूटी है कि वो देखे कि किसी भी जगह पे अननेसेसरी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया गया, या फिर मान लीजिए अननेसेसरी किसी को सस्पेंड करके रखा नहीं गया, तो ये देखना भी हेड ऑफ सर्किल का काम है। तो हम लोग याद रखेंगे, हेड ऑफ सर्किल मस्ट इंश्योर द कॉपीज ऑफ पनिशमेंट रजिस्टर्स, यानी कि APP 32A आर सबमिटेड बाय द सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, मतलब डिविजनल हेड्स, सो एज टू कीप क्लोज वॉच ऑन द पनिशमेंट awarded and ensure that officials are not kept अंडर सस्पेंशन अननेसेसरीली। तो अननेसेसरीली सस्पेंड करके रखा नहीं गया, ये देखना भी हेड ऑफ सर्किल का काम है। कौन सा फॉर्मेट में सबमिट किया जाएगा बता दीजिए एक बार फटाफट से, कौन सा फॉर्मेट में, APP 32A। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। हेड ऑफ डिवीजन का डायरी जो है वो जनरल 1 में मेंटेन किया जाएगा, GENL1, और आपका जो पनिशमेंट रजिस्टर है उसको APP 32A में मेंटेन किया जाएगा। APP 32A इसका रिटर्न जो है कब सबमिट किया जाता है, पनिशमेंट रजिस्टर का रिटर्न बताइए, इसका कब किया जाता है, 10th ऑफ ईच मंथ, है ना, 10th ऑफ ईच मंथ, हर महीने का 10 तारीख को इसका रिटर्न जो है सबमिट किया जाता है। और ये डायरीज जो है हमने कब कब देखा, तो इसको हमने देखा 1 तारीख को, 8 तारीख को, और कब, 16 तारीख को और 24 तारीख को, है ना। 1, 8 और 16 और 24 इसमें जाके हमारा सबमिट किया जाता है।
अगर हम इंस्पेक्टर पोस्ट का बात करें तो इंस्पेक्टर पोस्ट को कितने दिन में सबमिट करना रहता है, फटाफट से बताइए। सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है उनको कब कब सबमिट करना रहता है? उनको वीकली सबमिट करना रहता है, 15 दिन में एक बार। 1 तारीख कब कब किया जाता है वो? 1 तारीख और 16 तारीख, है ना, जो हमारा फोर्टनाइटली होता है। अच्छा, आरएमएस का जो इंस्पेक्टर होता है उनको कब कितना दिन में सबमिट करना रहता है, एक बार बताइए। वो आपका आरएमएस का जो इंस्पेक्टर होगा उनको आरएमएस का जो इंस्पेक्टर होता है उनको वीकली सबमिट करना रहता है, याद रहेगा। आरएमएस का जो इंस्पेक्टर होता है, आगे हम लोग देखेंगे इसी में, आरएमएस का इंस्पेक्टर जो होता है उनको सबमिट करना रहता है वीकली, ठीक है, वीकली। डिविजनल हेड हमने देखा, डिविजनल हेड हमने देखा वीकली, है ना। ओवरशियर को कितने दिन में सबमिट करना रहता है बताइए? ओवरशियर का भी वीकली। सब डिविजनल इंस्पेक्टर जो होता है पोस्ट ऑफिस का, है ना, आईपी पोस्ट ऑफिस जो रहता है या सब डिवीजन जो रहेगा पोस्टल सब डिवीजन, उनको रहता है फोर्टनाइटली, ठीक है। तो ये हम लोग याद रख लेंगे। आगे बढ़ा जाए, फटाफट से बताइए। पीआरआईपी का देखना पड़ेगा हमको, एग्जैक्ट याद नहीं है अरविंद जी, ठीक है। चलिए, अब आता है हम लोग कंट्रोल ओवर पेंशन वर्क। तो जो पेंशन वर्क है उसके ऊपर कंट्रोल करना भी हेड ऑफ सर्किल का काम है। और पेंशन रिलेटेड जो रिटर्न होता है वो आता है ईएसटी 52 में, वो आता है ईएसटी 52 में, जिसको हेड ऑफ सर्किल के द्वारा, हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा हेड ऑफ सर्किल को भेजा जाता है 1 ऑफ ईच मंथ, हर महीने में ये रिटर्न भेजा जाता है। पेंशन रिलेटेड जो डिफरेंट पेंडिंग केसेस वगैरह है पेंशन और ग्रेचुइटी का, उसका रिटर्न भेजा जाता है हेड ऑफ सर्किल के पास, ठीक है। तो ये इंश्योर करना भी उनका काम है, हेड ऑफ सर्किल का काम है कि कोई पेंडिंग केस वगैरह तो नहीं है, अननेसेसरी पेंडिंग तो नहीं है, तो ये देखना भी उनका काम है। यहाँ पे भी फॉर्मेट हम लोग याद कर लेंगे, ईएसटी 52 याद रहेगा, ईएसटी 52, यहाँ पे था 52 और इसमें था 32, एपीपी 32 था पनिशमेंट। चलिए आगे आते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन ऑफ आरएलओ, आरएलओ का रिटर्न लेटर ऑफिस का इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन क्या बोला गया कि रिटर्न लेटर ऑफिशियस शैल बी इंस्पेक्टेड एनुअली बाय हेड ऑफ सर्किल और डीपीएस यूजिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर। तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चनियर दिया हुआ है उसके आधार पे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आधार पे एनुअल इंस्पेक्शन किया जाएगा रिटर्न लेटर ऑफिस का, ठीक है। आगे बोला गया वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रेसिडेंसी एचओज। प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस किसको बोला जाता है? तो ये जो 3 बड़ा बड़ा जीपीओ है, मुंबई जीपीओ, कोलकाता जीपीओ और दिल्ली जीपीओ, इनको प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। तो इसका जो बैलेंस है ये कितने बार वेरीफाई किया जाता है? तो बोला जा रहा है इस बैलेंस ऑफ द प्रेसिडेंसी एचओज आर वेरीफाइड इन टॉइज इन ए ईयर, है ना। तो साल में इसका बैलेंस जो है 2 बार वेरी किया जाता है, हाफ ईयरली वेरिफिकेशन किया जाता है, जैसे एचओ में भी हम लोग करते हैं, है ना। आगे आते हैं इंस्पेक्शन ऑफ सुपरिटेंडेंट्स ऑफिस, जो डिवीजन ऑफिस का इंस्पेक्शन होता है उसके बारे में भी बोला गया द ऑफिस ऑफ एवरी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस विल बी थॉरोली इंस्पेक्टेड एटलीस्ट वंस इन एवरी 12 मंथ, 12 महीने में एक बार, यानी कि इनका भी। प्रदीप जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्रदीप आर्या। प्रदीप जी चलिए हम म्यूट कर देते हैं, चलिए म्यूट हो गया ना, म्यूट हो गया प्रदीप जी का। तो ये हमारा याद रखना रहेगा, जो डिवीजन ऑफिस है उसका इंस्पेक्शन कितने दिन में होता है? तो बोला कि ऑनस इन एवरी 12 मंथ, हर 12 महीने में एक बार एटलीस्ट उनका ऑफिस इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब कौन करेगा? तो बोला कि हेड ऑफ सर्किल विल चूज विच ऑफिस टू बी इंस्पेक्टेड, है ना। तो हेड ऑफ सर्किल जो है वो चूज कर लेता है, मान लीजिए 22 डिवीजन है किसी सर्किल में, तो हेड ऑफ सर्किल बोला चलो ये 5 सर्किल जो है मैं चेक कर लेता हूँ, और बाकी जो सर्किल ऑफिस डिवीजन बचेगा उसको क्या किया जाएगा, जो डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज है, डीपीएस हेडक्वार्टर है, उनको बोला जाएगा कि भाई तुम जाके इसको देख लो। तो रिमेनिंग ऑफिस जो है दैट विल बी इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, और हेड ऑफ सर्किल अपने हिसाब से चूज कर लेगा कौन सा ऑफिस उनको खुद इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस एंड सेक्शन। डिफरेंट जो एचओ है, एसओ है, उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। क्या बोला गया?
बोला कि एवरी फर्स्ट क्लास एचओ and GPO must be inspected once in every 12 months by the senior superintendent of post offices or director postal services in whose jurisdiction the head office is situated. कभी कभी ऐसा डिवीजन भी है जो बड़ा वाला डिवीजन होता है जिसका हेड जो है डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज होता है, डीपीएस होता है ना। तो आपका बोला गया ऐसा अगर कोई फर्स्ट क्लास एचओ है या जीपीओ है जिसका हेड जो होता है वो सीनियर पोस्टमास्टर होते हैं, तो उनका ऑफिस जो है कौन इंस्पेक्ट करेगा, तो बोला गया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या डीपीएस जो है कंसर्न एरिया का जिसके जुरिस्डिक्शन में वो आ रहा है वो आपका इंस्पेक्शन करेगा। The balance of every head office within the limits of division shall be verified twice by the superintendent with assistance of inspector in every 12 month। तो हेड ऑफिस का जो बैलेंस है वो वेरिफिकेशन होता है साल में 2 बार। इसके लिए असिस्टेंस किसका लिया जाएगा, इंस्पेक्टर का असिस्टेंस लिया जाएगा। और ये जो 2 बार वेरिफिकेशन होता है इसके भीतर एक जो वेरिफिकेशन होगा वो कब होगा, तो बोला कि जब उस ऑफिस का इंस्पेक्शन होगा उस टाइम पे एक बार वेरिफिकेशन होगा। तो साल में 2 बार वेरिफिकेशन रहेगा, बैलेंस वेरिफिकेशन, एक बार इंस्पेक्शन के समय पे, एक बार किसी दूसरे समय पे। ठीक है, आगे क्या बोला गया, every mail office, record office, section in a division must be thoroughly inspected once in every 12 months, है ना। तो जो भी मेल ऑफिस रहेगा, रिकॉर्ड ऑफिस रहेगा, सेक्शन रहेगा, है ना, एसएमओ टीएमओ, सारा जो एनुअल इंस्पेक्शन ही होगा। The administrative branch of presidency offices will be inspected by the postmaster general or director in charge of city areas, while the actual inspection of the various branches of the general post office will be carried by प्रेसिडेंसी postmasters himself twice in a year। अब देखिए बड़ा वाला पोस्ट ऑफिस जैसे कोलकाता जीपीओ वगैरह है ना, या प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिसेज जो है, तो हो सकता जैसे उसका इंचार्ज मान लीजिए डीपीएस खुद है ना, उस ऑफिस का इंचार्ज मान लीजिए डीपीएस खुद है। तो अगर ऐसा बड़ा पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे इंचार्ज जो है खुद डीपीएस है, तो उनका जो वेरिफिकेशन होगा बैलेंस वेरिफिकेशन वगैरह, तो वो कौन करेगा, तो पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो करेंगे, या फिर उस एरिया का जो डीपीएस है हेडक्वार्टर उनके द्वारा उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखें तो एनुअल इंस्पेक्शन जो है उसका जो इंस्पेक्शन है ये पोस्टमास्टर जनरल के द्वारा या डीपीएस हेडक्वार्टर के द्वारा किया जाएगा। और जो बैलेंस वेरिफिकेशन होता है वो ऑफिस का जो पोस्टमास्टर है, मतलब प्रेसिडेंसी पोस्टमास्टर यानी कि जो डायरेक्टर होंगे वो खुद अपना ऑफिस का इंस्पेक्शन करेंगे 2 बार साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जहाँ पे मंथली स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया। यहाँ तक क्लियर है, इसके भीतर कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे क्या बोला गया, बोला कि एवरी मंथ द हेड ऑफ सर्किल मस्ट सेंड ए रिपोर्ट फॉर्म MS14C टू द डायरेक्टर जनरल। हर महीने में हेड ऑफ सर्किल को एक रिटर्न भेजना होता है मंथली स्टैटिस्टिक्स का, है ना। ये होता था, अभी के समय पे तो नहीं है, बट फॉर्म MS14C में इसको भेजना रहता है। इसमें क्या क्या रहेगा, तो बोला कि दिस रिपोर्ट शुड इंक्लूड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनरी, रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड, VP लेटर्स एंड पार्सल प्रोसेस्ड बाय पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस। तो डिफरेंट प्रकार का आर्टिकल जो हमने हैंडल किया पोस्ट ऑफिस में, मेल ऑफिस में, उसका डिटेल्स जो है MS14C में भेजा जाता है हेड ऑफ सर्किल के द्वारा DG पोस्ट के पास। और हेड ऑफ सर्किल के पास कहाँ से आता है, तो डिफरेंट जो हेड ऑफिसेस है वहाँ से ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है हेड ऑफ सर्किल के पास आता है। उनके पास कौन सा फॉर्म में आता है, तो बोला गया MS14A में आता है। तो HO से हेड ऑफ सर्किल के पास आया MS14A में, और हेड ऑफ सर्किल से DG पोस्ट के पास गया MS14C में। और ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट सबमिट करना है DG पोस्ट के पास कब तक, बोला कि बाय 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो हमारा जुलाई महीने का जो डेटा है वो हमारा अगस्त महीने का 20 तारीख को भेजा जाएगा हेड ऑफ सर्किल के द्वारा DG पोस्ट के पास। कौन सा फॉर्म में भेजेंगे, MS14C में भेजेंगे। HO से मेरे पास कौन सा फॉर्म में आएगा, तो MS14A में आएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे क्या बोला गया, बोला कि मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंसेस एंड एडवांसेस,
है ना, MAB जो है इसके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो बोला गया द हेड ऑफ सर्किल विल सप्लाई ईच प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिसेस with a memo in form PA14 showing the authorized minimum and maximum cash balance of the office and authorized maximum balance of the stamps। तो जब हम लोग 36 का बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए एक बार 36 इधर से खोल लेते हैं, 236 क्लोज 36 मिनट, हम लोग इसको भी खोल लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मेमो ऑफ ऑथोराइज्ड बैलेंसेस एंड एडवांसेस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो बोला कि हेड ऑफ सर्किल जो है ये भेजेगा सारा प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिसेस के पास कि विथ ए मेमो इन द फॉर्म PA14 शोइंग द ऑथोराइज्ड मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस ऑफ दैट ऑफिस एंड ऑथोराइज्ड मैक्सिमम बैलेंस ऑफ दैट ऑफिस, मैक्सिमम स्टैम्प बैलेंस ऑफ दैट ऑफिस। तो हमको याद रखना है कि कैश के केस में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जो है हम लोग लेते हैं, और जब स्टैम्प के केस में आता है तो हम लोग केवल मैक्सिमम ही लेते हैं। किसी ऑफिस का मिनिमम और मैक्सिमम कैश बैलेंस कितना होगा ये डिस्कस किया गया है रूल नंबर 138 और 139। ये रूल नंबर भी आप याद कर लीजिए, यहाँ पे सीधा आपका रूल नंबर भी पूछा जाता है ना, कि कौन सा रूल में किसी ऑफिस का मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा ये फिक्स करने का तरीका बताया गया। तो हमको याद रखना है कौन सा रूल में, रूल नंबर 138 और 139 में, ठीक है। आगे क्या बोला गया, बोला कि इन फिक्सिंग द मैक्सिमम बैलेंस ऑफ स्टैम्प्स it should be borne in the mind that maximum should be equal to 1 week's demand plus demand for the period between two supplies। तो जब हम स्टैम्प बैलेंस फिक्स करते हैं, स्टैम्प का हम लोग मैक्सिमम बैलेंस फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ते का जो डिमांड है वो हम देते हैं, और साथ में 2 सप्लाई के भीतर का जो समय है वो समय में जितना हमारा रिक्वायरमेंट है वो हम देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए दिमाग में आपका आ रहा है क्या, यहाँ पे हम लोग खाली प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस के बारे में काहे बात कर रहे हैं, दूसरे ऑफिसेस के बारे में काहे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है क्या किसी के दिमाग में, है ना। हम लोग मेमोरेंडम ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेड ऑफ सर्किल बोला जा रहा है कि हेड ऑफ सर्किल जो है वो सप्लाई करेगा, है ना। तो डिविजनल हेड क्यों नहीं करेगा, तो क्योंकि प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है, GPO वगैरह होता है ना। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के केस में आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका बैलेंस जो है हेड ऑफ डिवीजन जो है वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या किया गया, जो हेड ऑफ सर्किल है उनको ऑथोराइज किया गया। हम लोग मेमोरेंडम ऑफ ऑथराइज्ड बैलेंस HOs और SOs के बारे में भी देखेंगे जब हम लोग डिविजनल हेड का ड्यूटी देखेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग हेड ऑफ सर्किल का ड्यूटी देख रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पे केवल प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस, प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस को ही रखा गया, इसके भीतर दूसरा ऑफिसेस को नहीं रखा गया, ठीक है। बट कंसेप्ट आपका सेम है। यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस के लिए PA14 में हमारा चिप PMG बनाएंगे, और जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तब देखेंगे हम लोग वहाँ पे हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा जो हमारा डिफरेंट ऑफिसेस है, HOs SOs है, उसके लिए हेड ऑफ डिवीजन के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 40, जहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्शन सेटलमेंट के बारे में। यहाँ पे अभी तक मैंने एक ही रूल आपको बोला हूँ जो आपको याद रखना है, मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस कैसे फिक्स करता है उसके बारे में जो प्रक्रिया है वो हमारा कौन सा रूल में बताया गया था, हम लोग अभी भी देखे थे 138-39 जो है उसके भीतर बताया गया था कि मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस कैसे फिक्स किया जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे। अब आता है ऑब्जेक्शन सेटलमेंट। तो ऑब्जेक्शन सेटलमेंट में क्या बोला गया, बोला गया इन केसेस ऑफ लॉस अराइजिंग थ्रू fraud, robbery, accident, the head of circle should pass early orders so that the amount may be adjusted without delay।
है ना। किसी ऑफिस में अगर फ्रॉड होता है, रॉबरी होता है, या किसी एक्सीडेंट के कारण से हमारा डिपार्टमेंट का कोई लॉस हो जाता है, ये एडजस्ट करने के लिए ऑर्डर जो है हेड ऑफ सर्किल के द्वारा पास किया जाएगा। और बोला गया चाहे मैटर जो भी हो, विद इन 3 months either by the recovery from the end of the persons at fault wherever possible, or by right of from the by the order of DG post, है ना। तो दो केस दिया गया कि भाई आपको बोला 3 महीने के भीतर आपको सेटल कर देना है जो भी फ्रॉड हुआ, लॉस हुआ, रिकवर आपका रॉबरी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो जो भी हुआ उसको हमको सेटल करना है। और कितने दिन में सेटल करना है? तो 3 महीने में सेटल करना है। सेटल करने के लिए दो तरीका हमको दिया गया। क्या क्या दिया गया? नंबर 1 बोला गया जो पर्सन गलती, जिसका गलती के कारण से गड़बड़ हुआ है, उनसे हम रिकवर कर सकते हैं। दूसरा, डीजी पोस्ट जो है वो राइट ऑफ का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो इसी के भीतर एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्शन का सेटलमेंट जो है करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे क्या बोला गया? बोला कि ये मनी ऑर्डर्स टू बी वेरीफाइड बाय इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस, टाउन इंस्पेक्टर, ओवरशियर, है ना। तो किसके द्वारा कितना मनी ऑर्डर वेरीफाई किया जाता है? ये बहुत आसान सवाल है, बट फिर भी बार बार एग्जाम पे पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है। कितना है? इंस्पेक्टर पोस्ट को हर महीने में एटलीस्ट 25 मनी ऑर्डर जो है वेरीफाई करना है। इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस को एटलीस्ट 25 मनी ऑर्डर वेरीफाई करना है एक महीने में। अदर जो ऑफिसर्स है, चाहे वो टाउन इंस्पेक्टर हो, ओवरशियर हो, है ना, इनको 50 मनी ऑर्डर पर मंथ वेरीफाई करना रहता है। तो आपसे नॉर्मली अगर एग्जाम में सवाल पूछेगा तो इंस्पेक्टर वाला और ओवरशियर वाला पूछने का चांसेस ही ज़्यादा रहता है। इंस्पेक्टर को कितना वेरीफाई करना रहता है, फटाफट से एक बार बता दीजिए। इंस्पेक्टर को कितना वेरीफाई करना रहता है? इंस्पेक्टर को 25 वेरीफाई करना रहता है। और ओवरशियर को कितना वेरीफाई करना रहता है? ओवरशियर को 50 वेरीफाई करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हमारा, अगर पोस्टल ऑर्डर जो है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है, अगर इसका लॉस, मिसकैरेज या डिस्ट्रक्शन हो जाता है और कस्टमर के द्वारा एप्लीकेशन किया जाता है, उस जगह पे क्या होगा उसके बारे में बताया गया। बोला कि ये सर्टिफिकेट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द ऑर्डर्स फ्रॉम डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, है ना, जो आपका दिल्ली का जो हमारा ऑडिट ऑफिसर रहेगा, ऑडिट ऑफिस रहेगा, वहाँ से उसका जो हेड होता है डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, इशू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ऑर्डर, कि जो आईपीओ के बारे में बात किया जा रहा है, ये आईपीओ जो है इसका पेमेंट नहीं हुआ है। और कितना दिन इंतजार करना रहेगा? तो बोला गया इसके लिए 16 महीना इंतजार करना रहेगा। कहाँ से? तो बोला गया फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए जुलाई महीने में आज 13 तारीख को इशू हुआ, तो हम लोग 31 जुलाई से 16 महीना कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो है हमारा डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जो है, वो क्या करेगा, वो ऑर्डर पास करेगा कि नहीं, इस आईपीओ का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और जब ये ऑर्डर आ जाएगा नॉन पेमेंट का फ्रॉम द ऑडिट ऑफिस टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो सुपरिटेंडेंट क्या करेगा, या फिर सुपरिटेंडेंट भी जो करेगा, फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर, दोनों इक्विवेलेंट है, तो दोनों क्या करेगा, सैंक्शन ऑफ रिफंड में सैंक्शन द रिफंड, तो वो कस्टमर को वापस कर सकता है कि चलो ये आईपीओ हमारा खो गया था, इसका इनकैशमेंट हम नहीं कर पाए हैं, तो 16 महीना इंतजार के बाद उसका इनकैशमेंट करवाया जा सकता है। क्लियर है? तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, अगर सवाल पूछेगा कि कितना महीने का इंतजार यहाँ पे हमको करना है ना, तो ये 16 महीना वाला हमको याद रखना रहेगा। ऑर्डर कौन पास करेगा? डिप्टी अकाउंटेंट जनरल जो दिल्ली में है, वो ये ऑर्डर पास करेगा। इसके बाद फाइनल पेमेंट, मतलब जो हमारा कस्टमर को जो पेमेंट किया जाएगा वो कौन करेगा, तो उसका ऑर्डर जो सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस है वो पास करेगा, या फिर अगर फर्स्ट क्लास एचओ का बात है तो जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर है वो ऑर्डर कर सकता है, ही में सैंक्शन द रिफंड, है ना, अगर उनको लगता है जो क्लेम जेन्युइन है तब जाके ये करेगा। ठीक है, आगे कभी कभी लॉस हो जाता है आईपीओ का, और ये डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है उनके गलती से हो सकता है, तो 55 का 1 और 55 का 2 इसी के बारे में चर्चा करता है। 55 का 1 और 55 का 2 क्या बता रहा है, देखिए, बोला कि लॉस ऑफ
अनसोल्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अनसोल्ड मतलब ये कहाँ पे था, हमारे ऑफिस में ही था, है ना। तो इसके बारे में बताया गया, क्या बोला गया, बोला कि हेड ऑफ सर्किल कैन अप्रूव द रिफंड टू पोस्टल स्टाफ फॉर द वैल्यू एंड कमीशन ऑफ लॉस्ट इंडियन पोस्टल ऑर्डर बट ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सा कंडीशन में, बोला कि एटलीस्ट 1 साल खत्म होना चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस। और इस मामले में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल दिल्ली से जो है उनके द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा कि हाँ इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तभी जाके इसका जो आपका रिफंड जो है किया जा सकता है। अब बात आता है यहाँ पे रिफंड का कहाँ से आ रहा है, क्योंकि रिफंड से पहले ये मैटर जो है आपका रिकवरी का था, है ना। उस ऑफिशियल से मान लीजिए लॉस होने के कारण उस ऑफिशियल से रिकवर कर लिया गया था, तो पहले रिकवर हो गया तब बाद में उसका पेमेंट किया जाएगा। एक बार अगला वाला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि लॉस और थेफ्ट ऑफ अनसोल्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर कहाँ से, मान लीजिए मेरा पोस्ट ऑफिस के स्टॉक से खो गया, तो उस जगह पे क्या करना रहेगा, बोला कि हेड ऑफ सर्किल विल बी नोटिफाइड विथ ए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम दिल्ली ऑडिट ऑफिस। तो पहले तो उस ऑफिस के द्वारा हमारा हेड ऑफ सर्किल को इंटीमेट किया जाएगा, है ना, और हमारा जो डिप्टी अकाउंटेंट जनरल दिल्ली ऑडिट ऑफिस में है उनको इंटीमेट किया जाएगा कि ये आईपीओ जो है मिल नहीं रहा है ना। तो उसके बाद उनके द्वारा एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कितने दिन के बाद इशू किया जाता है ना। तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 महीने 1 साल का समय जो है गुजरना चाहिए, उसके बाद आपका ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है इशू किया जा सकता है। हेड ऑफ सर्किल मस्ट देन अनाउंस द लॉस इन देयर सर्कुलर। अब जब आपका आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर जब हेड ऑफ जो हमारा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल न्यू दिल्ली का जो दिल्ली का ऑडिट ऑफिस का जो रहेंगे उनके द्वारा इंटीमेट किया जाएगा हेड ऑफ सर्किल को कि ये आईपीओ का नो पेमेंट नहीं हुआ है, तब हेड ऑफ सर्किल मस्ट देन अनाउंस द लॉस इन देयर सर्कुलर। हेड ऑफ सर्किल को क्या करना रहेगा, लॉस को आपका सर्कुलर में इंटीमेट करना रहेगा। हेड ऑफ सर्किल का एक मंथली आपका सर्कुलर निकलता है जिसको हम लोग ऑर्डर हेड ऑफ सर्किल का ऑर्डर बोलते हैं, जो आपका सर्कुलर ऑफ हेड ऑफ सर्किल वो हर महीने में एक बार उसका निकलता है ना। तो वहाँ पे उनके द्वारा अनाउंस किया जाएगा कि लॉस ऑफ दिस आईपीओ, है ना, कि ये जो आईपीओ था इसका लॉस हुआ था। साइमल्टेनियसली दिल्ली ऑडिट ऑफिस क्या करेगा, बाकी जो दूसरे सर्किल है सारा सर्किल को भी उस आईपीओ कितने अमाउंट का था, उसका नंबर कितना था, है ना, कौन सा इंडेक्स का था, ये सारा चीज़ के साथ एक मिसिंग ऑर्डर इशू करेगा। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा द अदर हेड ऑफ सर्किल्स विल देन इशू इन देयर ओन सर्कुलर्स टू प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ लॉस्ट पोस्टल ऑर्डर। तो ये सारा केस जो है करेगा, सारा केस होगा, उसके बाद देखिए ये पेमेंट का ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें पेमेंट किया जा सकता है। बेसिकली ये रूल जो है अगर उल्टा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पहले ये वाला आना चाहिए था उसके बाद ये वाला आना चाहिए, है ना। बट हम लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रूल तो हमने बनाया नहीं। बस हम लोग यहाँ पे एक बात याद रख लेंगे कि अनसोल्ड आईपीओ के केस में, मतलब जहाँ पे डिपार्टमेंट से खो गया, कितने दिन के बाद उसका पेमेंट हो सकता है, रिफंड हो सकता है, बताइए। वहाँ पे कितने दिन के बाद रिफंड हो सकता है, 1 साल के बाद। और जहाँ पे कस्टमर ने आईपीओ खो दिया वहाँ पे कितने दिन के बाद हो सकता है, बताइए। वहाँ पे 16 महीने बाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बताया गया प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड एनुमरेशन ऑफ आर्टिकल्स बाय आरएलओ, है ना। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके बारे में आप पीओ गाइड पार्ट 1 पढ़िएगा तो वहाँ पे भी बताया गया प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश ऑन अनरजिस्टर्ड पैकेट्स। तो अगर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को भेजा जाता है किसी कस्टमर के द्वारा, बल्क कस्टमर के द्वारा, तो नॉर्मली अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हम लोग कैसे भेजते हैं, उसमें पोस्टेज स्टैंप लगा के भेजते हैं, है ना। बट आप बिना पोस्टेज का आप कैश पेमेंट करते हुए भी आर्टिकल सेंड कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट शुड बी 500, है ना। एटलीस्ट अगर आप 500 आर्टिकल भेजते हैं विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज होता है, डब्ल्यूपीपी वो अलग होता है ना। डब्ल्यूपीपी होता है विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के केस में होता है सीताराम जी, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स
हम लोग कितना भेज पाएंगे, तो बोला कि मिनिमम 500 पैकेट होगा तब जाके प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ठीक है। यहाँ पे विदाउट प्री पेमेंट नहीं, यहाँ पे प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश के बारे में बताया गया, ठीक है। माने ये एडवांस पेमेंट आप बोल सकते हैं। फिर बोला गया एनुमरेशन ऑफ आर्टिकल्स बाय आरएलओ, ठीक है। आर्टिकल का जो एनुमरेशन होता है रिटर्न लेटर ऑफिस में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो ये हम लोग याद रखेंगे, एनुमरेशन जो होता है आर्टिकल का आरएलओ में, ये आपका साल में 2 बार होता है। एक होता है फरवरी में और एक होता है अगस्त में। 2 और 8, 2 और 6 मतलब 8 है ना, फरवरी में और अगस्त में। और इसका सेकेंड हफ्ते में होता है। हम लोग याद रखेंगे इनुमरेशन ऑफ आर्टिकल्स बाय आरएलओ जो होता है ये कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार, फरवरी में और अगस्त में। और इसके लिए फॉर्मेट होता है आरएलओ 1 और आरएलओ 2, ये फॉर्मेट में इसको किया जाता है। और ये कब कौन करता है, तो इसको करता है असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल, है ना। और आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, तो जो एपीएमजी रहेंगे या फिर जो एडी रहेंगे उनके द्वारा ये किया जाता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, तो 7 दिन के भीतर का 3 दिन का डेटा ये लोग कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड वीक में हम लोग देखे हैं कि फरवरी और अगस्त में सेकेंड वीक में करते हैं, तो हफ्ते में जो 7 दिन होता है उसके भीतर किसी 3 दिन का डेटा ये लोग कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या लिया जाता है, तो जो ऑर्डिनरी अनरजिस्टर्ड लेटर है, पार्सल है ना, जो हमारे पास रिसीव हुआ है प्रीवियस वीक में और जो डिस्पैच हुआ है उस सर्टेन वीक में, है ना, तो उसके बारे में उसका कैलकुलेशन यहाँ पे आपका किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट याद रखेंगे कि एनुमरेशन ऑफ आरएलओ जो होता है वो कौन सा फॉर्मेट में होता है, आरएलओ 1 में होता है और आरएलओ 2 में होता है। एनुमरेशन ऑफ आरएलओ जो होता है कौन सा फॉर्म में होता है, आरएलओ 1 में होता है, आरएलओ 2 में होता है। कब होता है, तो फरवरी महीने का सेकेंड वीक में होता है ना। कब होता है, तो एक होता है फरवरी का सेकेंड वीक और एक होता है अगस्त का सेकेंड वीक, हर साल 2 बार, ठीक है। कौन करेगा, तो एपीएमजी या एडी जो रहेंगे असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल और असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनके द्वारा किया जाएगा। कितना दिन का डेटा लिया जाएगा, तो 3 आउट ऑफ 7 डेज, 7 दिन का एक वीक होता है ना, सेकेंड वीक में जो हम कर रहे हैं, तो उसके भीतर 3 दिन का डेटा हम यहाँ पे लेते हैं, है ना। क्या क्या लेते हैं इसमें, तो रिसीव्ड जो होता है उसमें सारा प्रीवियस वीक का जो रिसीव्ड है वो लेंगे और डिस्पैच में जो करंट वीक का डिस्पैच है वो लेंगे। ये मिला के हमारा ये एनुमरेशन किया जाता है। आगे एक बताया गया हाफ ईयरली रिटर्न, एक हाफ ईयरली रिटर्न सबमिट किया जाता है आरएलओ के द्वारा। ये कब कब होता है, तो पहले वाला हमारा था फरवरी और अगस्त, ये 1 महीना आगे चला गया, ये होता है आपका मार्च और सितंबर, है ना, ये होता है मार्च और सितंबर। तो इसको भरा जाता है आरएलओ 5 में। आप याद रख लीजिए, हम लोग जो ईयरली हम लोग जो एनुमरेशन देखे थे, है ना, एनुमरेशन ऑफ आर्टिकल्स एट आरएलओ, वो होता था आरएलओ 1 और 2 में। और हाफ ईयरली रिटर्न जो भेजा जाता है आरएलओ का, वो भेजा जाता है आरएलओ 5 में, ठीक है। रिटर्न को अपने पास नहीं रखना है, रिटर्न को देना है आरएलओ 5 में। रिटर्न भी साल में 2 बार भेजा जाता है। कब कब, एक हो गया 30 सितंबर और एक हो गया 31 मार्च, तो 3 और 9, 3 और 9, है ना, तो इसमें भेजा जाता है। और सबमिट कौन करेगा ये रिटर्न, तो आरएलओ का जो मैनेजर होता है, मैनेजर आरएलओ जो है ये सबमिट करता है इसको किसके पास, तो हेड ऑफ सर्किल के पास इसको सबमिट करता है। हेड ऑफ सर्किल को फर्दर इसको सबमिट करना रहता है कहाँ पे, तो इसको डीजी पोस्ट के पास सबमिट करना रहता है। और वो कब करता है, 15 दिन बाद करता है। सितंबर में इनके पास आ गया था 30 सितंबर, अक्टूबर के 15 तारीख तक इधर करना रहता है। 31 मार्च तक इनके पास आ गया, 15 अप्रैल तक उनको भेज देना रहता है, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ देखा, हम लोगों को याद रखना रहेगा, सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। फटाफट से एक बार बताइए, कुछ सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे। आरएलओ का जो रिटर्न है वो कब कब भेजा जाता है, मतलब आरएलओ के द्वारा हेड ऑफ सर्किल के पास कब कब भेजा जाता है, मार्च और सितंबर जो है उसमें आपका भेजा जाता है। मार्च का 31 और सितंबर का 30। अब ये हमारा आ गया हेड ऑफ सर्किल के पास। हेड ऑफ सर्किल के द्वारा डीजी पोस्ट को भेजा जाता है। डीजी पोस्ट को कब भेजा जाता है बताइए,
15 दिन बाद, है ना। तो मार्च वाला जाएगा 15 अप्रैल में और सितंबर वाला जाएगा 15 अक्टूबर में। कौन सा फॉर्म में ये भरा जाता है बताइए, कौन सा फॉर्म में भरा जाता है? RLO 5 में इसको भरा जाता है ना। अच्छा, पहले वाला हम लोग जो देखे थे एनुमरेशन, है ना, RLO का जो एनुमरेशन था उसको कौन सा फॉर्म में भरा जाता था? RLO 1 और RLO 2। उसको कब भरा जाता है बताइए, उसको कब भरा जाता है? फरवरी में और अगस्त में। फरवरी और अगस्त का कौन सा वीक में? फरवरी और अगस्त का कौन सा वीक में? फरवरी और अगस्त का सेकेंड वीक में उसको भरा जाता है। बनाता कौन है उसको? उसको बनाता है कौन? उसको कौन बनाएगा? मैं नहीं, वहां पे हम लोग जो देखे थे वो APMG और AD जो है बनाएंगे। APMG और AD बनाएंगे। कितने दिन का डेटा लेंगे उसके भीतर? कितने दिन का डेटा लेंगे उसके भीतर? उसमें 3 आउट ऑफ 7 डेज का डेटा लिया जाएगा, है ना। तो ये सवाल जो है हमसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 78, जहाँ पे बोला गया अनयूजुअल बैग अकाउंट। ठीक है, अनयूजुअल बैग अकाउंट क्या बोला गया? बोला कि हेड ऑफ सर्किल मस्ट प्रिस्क्राइब एट इन हॉट केसेस द पोस्ट ऑफिस शुड कीप अनयूजुअल बैग अकाउंट्स विद अदर पोस्ट ऑफिस, है ना। तो कौन सा केस में किसी पोस्ट ऑफिस को अनयूजुअल बैग अकाउंट को मेंटेन करना रहता है, तो वो कहा कौन बोलेगा? हेड ऑफ सर्किल बोलेगा। किस में रखना है? MS 75 में रखना है ना। और ये कहाँ पे कौन ऑफिस रखेगा? तो बोला कि जो ऑफिस फ्रिक्वेंटली अनयूजुअल बैग जो है उसका उसके पास रिसीव होता है या डिस्पैच होता है, तो वो ऑफिस जो है अनयूजुअल बैग अकाउंट जो है उसको रखेगा, है ना। हम लोग देखे हैं बैग जो होता है या मेल जो होता है, ड्यू मेल होता है, अनयूजुअल मेल होता है। तो जो अनयूजुअल बैग ऑफिस है वो इस केस में हमारा हो सकता है। फॉर्म नंबर खाली हमको यहाँ पे याद रखना है, बाकी और कुछ खास इसमें नहीं है। यहाँ पे हमको फॉर्म नंबर याद रखना रहेगा, MS 75, है ना। अनयूजुअल बैग अकाउंट का फॉर्म नंबर बताइए कितना होगा, एक बार फटाफट से। अनयूजुअल बैग अकाउंट का हम लोग याद रखेंगे MS 75, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। कौन बनाएगा इसको, प्रिस्क्राइब कौन करेगा? तो हेड ऑफ सर्किल के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे आते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा PPT है, PDF है, मतलब स्लाइड है, जहाँ पे बोला गया ड्यूटीज ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। क्या बोला गया इसके बारे में एक एक करके हमको देखना रहेगा। तो सुपरिटेंडेंट बनने के बाद जो इम्पोर्टेंट काम आपको करना रहेगा उसके भीतर एक है मेमोरेंडम बुक का मेंटेनेंस, है ना। करता कोई नहीं है बट आपका करना है, एज पर रूल एज पर नॉर्म हमको ये करना रहेगा। मेमोरेंडम बुक क्या बोला गया इसमें? बोला कि द सुपरिटेंडेंट शुड कीप ए रफ मेमोरेंडम बुक इन विच ही शुड take the notes regarding any matter concerning his division that are worthy of note but which would not ordinarily be placed in official record। तो हेड ऑफ सुपर जो डिवीजन होता है, सुपरिटेंडेंट जो होता है, उनको मेमोरेंडम बुक रखना रहता है ना, और 2 मेमोरेंडम बुक उनके पास रहता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऐसा मैटर जो उनके डिवीजन के साथ रिलेटेड है बट जिसके लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर इशू करना संभव नहीं है एट दैट मोमेंट, उनको वो मेमोरेंडम बुक में एंट्री करके रखते हैं, ठीक है। बोला कि द एंट्रीज इन दिस बुक मस्ट बी मेंटेन्ड, द एंट्रीज इन दिस बुक मस्ट बी मेड बाय द सुपरिटेंडेंट हिमसेल्फ। तो इस बुक में एंट्री कौन करेगा? तो बोला गया सुपरिटेंडेंट खुद करेगा। इस बुक में एंट्री कौन करेगा? इस बुक में एंट्री सुपरिटेंडेंट खुद करेगा और अपने कस्टडी पे ही इसको रखेगा, दूसरे के पास नहीं देगा। The book should not be allowed to go into office and should be handed by the superintendent to his successor when relinquishes the charge। तो ये बुक को अलग से हम ऑफिस के भीतर दूसरे के पास नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये हम किसी ऑफिस में, मतलब यहाँ पे मान लीजिए जो ऑफिस असिस्टेंट लोग रहेगा उन लोगों के पास हम इसको नहीं भेजेंगे, इसको सुपरिटेंडेंट के कस्टडी में ही रखा जाएगा। और जब उनके बदले कोई दूसरा आएगा चार्ज लेने के लिए तो ये क्या करा जाएगा,
जो उनका सक्सेसर है उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। Before handing over the book to its successor, the superintendent must satisfy himself that a note of all important pending cases and proposal has been made in this book। जो भी पेंडिंग केसेस वगैरह है जिसका एंट्री इसमें करने का आवश्यकता है, जब वो सक्सेसर को हैंड ओवर करेगा उसके पहले वो इंश्योर करेगा सारा एंट्री वो खुद कर दिया है। और जैसे सुपरिटेंडेंट के द्वारा एक मेमोरेंडम बुक मेंटेन किया जाता है, सिमिलरली जो फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर है उनके द्वारा भी मेमोरेंडम बुक मेंटेन किया जाता है, जिसका पर्पस भी सेम है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो मेमोरेंडम बुक है ये कौन कौन मेंटेन करता है, तो आपको सुपरिटेंडेंट को है भी इसको मेंटेन करना है, इसको पोस्टमास्टर को भी मेंटेन करना है। और जब हम लोग आईपी का रोल देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आईपी को भी इसको मेंटेन करना रहता है। आगे आते हैं हम लोग रूल 98, जहाँ पे बोला गया ट्रायल कार्ड के बारे में। इसका फॉर्म नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सवाल बार बार पूछा गया इसके फॉर्म नंबर के बारे में कि ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर कितना है, तो हम लोग याद रखेंगे MS-26A। MS-26A जो है ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर है। क्या बोला गया? ट्रायल कार्ड्स आर सर्विंग पोस्ट कार्ड्स, इसको हम लोग सर्विस पोस्ट कार्ड भी बोलते हैं। ट्रायल कार्ड्स आर सर्विस पोस्ट कार्ड्स which are employed for the purpose of determining relative advantages of alternative mail routes and cause of detention of articles posted, है ना। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक ऑफिस से बी ऑफिस में जाने का दो रास्ता है, एक इधर से होके इधर जाता है और एक मान लीजिए इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाके फिर इधर जाता है ना। तो दो रूट है, ये रूट 1 हो गया, ये रूट 2 हो गया। इस रूट 1 और इस रूट 2 के भीतर कौन सा रूट एडवांटेजियस है ये देखने के लिए हम लोग सर्विस पोस्ट कार्ड का या ट्रायल कार्ड का यूज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑफिस कहाँ पे जाके मेल आपका हेल्ड अप हो जाता है, अगर हमको वो देखना होता है उसके लिए भी हम लोग सर्विस पोस्ट कार्ड या ट्रायल कार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्या बोला गया आगे? बोला गया ये ट्रायल कार्ड शुड कंटेन ऑन द बैक a request that each office or set which has handled it should fill the entries within before passing the card on to the next office, है ना। तो फंडा क्या हुआ? बोला कि ट्रायल कार्ड के बैक साइड में एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जो भी बंदा इस आर्टिकल को हैंडल करेगा वो क्या करेगा, इसका जो रिवर्स साइड है वहाँ पे कुछ एंट्रीज पूछा गया कि भाई आपके पास कब आया था, कब आपने दूसरे ऑफिस को भेजा, वो सारा जो डेटा है वो सही सही उसमें एंट्री करेगा और करने के बाद अगला ऑफिस को पास कर देगा। और जब फाइनली ये अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा वहाँ पे दैट शैल बी रिटर्न्ड विथ ऑल द एंट्रीज इन ए सर्विस कवर, है ना। जो भी एंट्री उसमें किया गया सब एंट्री सहित जो कार्ड हमारा है उसको सर्विस कवर में डाल के भेज दिया जाएगा टू द ऑफिसर हु हैज़ इशूड दैट ट्रायल कार्ड, है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा। सवाल आपको यहाँ से क्या क्या पूछेगा, अब बात आता है सवाल क्या क्या पूछेगा। तो सवाल यहाँ से पहला आता है कि ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर कितना है, फटाफट से पब्लिक चैट में बता दीजिए। ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर कितना है? इसका फॉर्म है M-26A। इसको और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सर्विस पोस्ट कार्ड भी बोला जाता है। फॉर्म नंबर है M-26A। इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? तो बोला गया रिलेटिव एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेट मेल रूट। ऑल्टरनेट मेल रूट का क्या एडवांटेज है ये चेक करने के लिए, या किसी पार्टिकुलर जगह पे कौन सा पॉइंट में आर्टिकल का डिटेंशन हो रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल कार्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, रिमार्क जो है कहाँ पे लिखा जाता है? तो ट्रायल कार्ड के बैक साइड में जो रिमार्क है वो लिखा जाता है। जब रिटर्न होता है उसको कैसे भेजा जाता है, ऑर्डिनरी में या फिर कैसे भेजा जाता है बता दीजिए एक बार। जब रिटर्न होगा फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑफिस टू सोर्स ऑफिस, सर्विस कवर में उसको भेजा जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे बोला गया ड्यूटीज़ के भीतर एक हो गया कंट्रोल ओवर फर्स्ट क्लास HO, डिविजनल हेड का ही एक काम के भीतर दिया गया, क्योंकि सुपरिटेंडेंट के भीतर बोथ सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर सुपरिटेंडेंट्स आर इंक्लूडेड। बोला गया फर्स्ट क्लास HO कंट्रोल करने का लिए किसको दिया गया, ऑथोराइज किया गया? बोला सुपरिटेंडेंट ने, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को।
बोला कि द SSPOs will inspect all the branches including the administrative branches of HO once in a year besides the verification of accounts of the head office twice every year, है ना, in the 12 month interval एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट क्लास HO है उसका इंस्पेक्शन के लिए बोला गया कि जो हमारा SSPO है वो इंश्योर करेगा साल में 2 बार इसका बैलेंस वेरिफिकेशन रहेगा और 1 बार इसका इंस्पेक्शन रहेगा। कौन इंश्योर करेगा, SSPO जो है इंश्योर करेगा। आगे बोला गया 112 में चेक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, है ना। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड अलाउंसेस, बेसिकली आज के दिन में इसका रोल ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत कम है, हम लोग बोल सकते हैं, है ना। क्या बोला गया देखिए, ऑन 15th ऑफ ईच मंथ ईच हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस will forward a memorandum of distribution of pay and allowance ACG 26 of the preceding month accompanied by acquittance roll for the amount disbursed, है ना। जब ये acquittance roll के माध्यम से सैलरी का पेमेंट वगैरह किया जाता है, उस जमाने पे उस जगह पे ये हमारा काम पे आता था, है ना। तो क्या बोला गया, 15 तारीख में मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे एंड अलाउंस ACG 26 जो है इसको फॉरवर्ड किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास, है ना। इसके साथ क्या भेजा जाएगा, पिछले महीने में जिसको हमने सैलरी पे किया था उसका जो एक्विटेंस हमने लिया था वो एक्विटेंस को भी फॉरवर्ड किया जाता था। तो आज के दिन में इसका इम्पैक्ट, मतलब इसका डिजिटल वर्जन को साइन करके भेजा जा सकता है, बट फिजिकल वर्जन को इसमें हमको भेजना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आवर्स ऑफ बिजनेस इन पोस्ट ऑफिस एंड मेल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस का जो बिजनेस आवर्स है उसके बारे में बताया गया। क्या बोला गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस शुड सप्लाई ईच हेड ऑफिस एंड मोर इम्पोर्टेंट सब ऑफिस इन हिज डिविजन 2 नोटिस। सुपरिटेंडेंट जो है, जो भी हेड ऑफिस रहेगा या सब डिवीजन का जो इम्पोर्टेंट या बड़ा वाला ऑफिस, जैसे बड़ा वाला एसओज, MDGs, उन सबको नोटिस जो है वो 2 पार्ट में भेजता है। क्या क्या, एक होता है M12 और एक होता है M6A। M12 जो होता है वो क्या रहता है उसमें, तो बोला गया डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल, है ना। डिलीवरी और डिस्पैच ऑफ मेल जो है इसका डिटेल्स जो है रहता है M12 में। और बिजनेस ट्रांजैक्शन, कब कब क्या क्या हमारा ट्रांजैक्शन वगैरह होगा, कितने बजे से कितने बजे तक चिट्ठी का बुकिंग होगा, कितने बजे से कितने बजे तक हमारा सेविंग्स का काम होगा, ये सारा डिटेल्स जो है वो रहेगा M6A के भीतर, ठीक है। फिर क्या बोला गया, लेस इम्पोर्टेंट सब ऑफिसेज, मतलब छोटा मोटा जो ऑफिस रहेगा उनको जो नोटिस दिया जाता है, बोला गया उनके लिए सिंगल नोटिस ही काफ़ी है, अलग से आपको 2 नोटिस देने का आवश्यकता नहीं है। सिंगल नोटिस सर्व किया जाएगा फॉर्म M6 में, है ना। तो हमारा फॉर्म M6 में जाएगा छोटा ऑफिस के लिए, बड़ा ऑफिस के लिए 2 अलग फॉर्मेट जाता है, एक होता है M12 और एक होता है M6A। मेल ऑफिस के लिए भी 2 फॉर्मेट आपका भेजा जाता है, एक में रहता है आवर्स ऑफ डिस्पैच ऑफ मेल, है ना, मेल कब कब डिस्पैच होने वाला है उसका डिटेल्स रहता है, और दूसरा में रहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी पब्लिक के साथ करेंगे। और ये जो नोटिस है इसको भी पेंट करके डिस्प्ले किया जाता है। इंस्पेक्टर पोस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्पेक्टर पोस्ट को नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस बनाना रहता है ब्रांच ऑफिसेस के लिए, जो ब्रांच ऑफिस उनके जुरिस्डिक्शन में रहेगा उनके लिए बनाएगा। फॉर्मेट क्या होगा, M6C। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अगर आपका यहाँ पे कुछ है तो वो ये वाला है कि इंस्पेक्टर पोस्ट जो है ब्रांच ऑफिसेस के लिए जो नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस बनाएगा वो कौन सा फॉर्म में बनाएगा, बता दीजिए एक बार फटाफट से, है ना, कौन सा, M6C में बनाएगा, है ना। और बड़ा ऑफिसेस के लिए कितने पार्ट में बनता है ये, बड़े ऑफिसेस के लिए HO या किसी दूसरे बड़े ऑफिसेस के लिए इसको 2 पार्ट में बनाया जाता है, एक होता है M6A और एक होता है M12। M12 में क्या रहता है, डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल। M6A में क्या रहता है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस, है ना। लेस इंपॉर्टेंस ऑफिस के लिए क्या फॉर्म में जाएगा, जो छोटा मोटा सब ऑफिस वगैरह रहेगा उसके लिए जाएगा M6, है ना। तो हमने देखा M6
होगा छोटा ऑफिसर्स के लिए। बड़ा ऑफिसर्स के लिए M6A में ट्रांजैक्शन तो रहेगा, M12 में मेल का डिलीवरी एंड डिस्पैच रहेगा, और ब्रांच ऑफिसर्स के लिए हो जाएगा M6C में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग रूल 112 से डिस्कस करेंगे, कल के क्लास में हम लोग। ठीक है, इसके भीतर बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, तो मेमोराइज करना है। तो इसको आज अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट तो मेनली आपका रटने वाला चीज़ ही ज़्यादा है, कंसेप्चुअल चीज़ कंपैरेटिवली कम है ना। तो इसको याद कर लीजिए, कल हम लोग इसको दोबारा, इसका अगला वाला पोर्शन जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करें। इसके भीतर किसी का कुछ डाउट है? पीपीटी में सेंड कर दे रहा हूँ मयंक जी। देखिए, बोर तो लगेगा बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। सवाल कहाँ से पूछेगा ये भी आप बोल नहीं सकते हैं। हो सकता है इस पीपीटी से ही आपका सबसे ज़्यादा सवाल आ जाए एग्ज़ाम पे, है ना। तो वो सोच के थोड़ा इंटरेस्ट आपको जगाना है कि कहाँ से क्या आएगा, ये तो कल किसने देखा है। ठीक है, ACG 26 हम लोग कहाँ पे देखे थे? ACG 26 ये डिविजनल हेड को भेजेगा। ये हमारा HO के द्वारा बनाया जाएगा और डिविजनल हेड को भेजा जाएगा। ठीक है, HO जो है वो बनाएगा और डिविजनल हेड के पास भेजेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं आज हम लोग यहीं पे।